एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जो कि बेस्ड है हमारी पिछली वीडियो पर। लास्ट वीडियो जो हमने करी थी उसमें हमने समझा था कि जीएसटी बेसिकली क्या है, किस तरीके के उसमें टैक्स लगते हैं। जहां पर हमने वर्ड सुना था सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। साथ में हमने वर्ड्स सुने थे आउटपुट और इनपुट, और वो हमने क्यों समझे थे, ताकि हम उन टैक्सेस की जीएसटी यानी उस टैक्स की हम लोग जर्नल एंट्री कर सकें। तो आज हम उन्हीं टैक्सेस की जर्नल एंट्री करना इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि वो ही था मेन बेस। अब तो केवल हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। जर्नल एंट्री में जो चीज़ें आएंगी उनका क्या मतलब है और क्या लॉजिक है उनके पीछे, ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप पहले वो देखिएगा, उसके बाद ये वाली वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। ये जो एग्ज़ाम्पल है ये एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है, और किसका है, ये एनसीईआरटी की जो बुक चलती है 11th अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी फर्स्ट वाला, उसमें ये वाला चीज़ आपके काम में आएगी। तो उसी चैप्टर का मैंने एग्ज़ाम्पल नंबर 5 लिया है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 आपको कहता है कि जनरल एंट्री करिए आप इन द बुक्स ऑफ सुमन, यानी किसके बुक्स में एंट्री करनी है, सुमन के बुक्स में, ऑफ बिहार, यानी कि सुमन जो है वो बिहार स्टेट की है। assuming CGST at 9% एंड SGST at 9%। तो अब इसके ट्रांजैक्शन क्या दिए हुए हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। कुल मिला के इसके 5 ट्रांजैक्शन दिए हैं, A B C D और E। तो A ट्रांजैक्शन हमें कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम झारखंड। अब झारखंड का नाम आते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये तो है सुमन बिहार की, और इसने जो गुड्स खरीदा है वो कहाँ से खरीद लिया, झारखंड से। यानी ये इंटर स्टेट परचेज हो गई, यानी एक दूसरी स्टेट से हमने मतलब सुमन ने परचेज कर ली है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो टैक्स लगेगा वो एक ही टैक्स लगेगा, 18%। ठीक है ना। उसके बाद हमें दिया और उसका अमाउंट दिया है गुड्स परचेज करने का 3,50,000 रुपये। उसके बाद बी पॉइंट दिया है कि हमने यानी सुमन ने गुड्स को सोल्ड किया है, यानी गुड्स बेचा है इन यूपी। वो खुद बिहार की है और उसने माल बेचा है, सेल करी है माल का, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। यानी ये भी इंटर स्टेट हो गया। यहाँ पर भी जो टैक्स लगेगा वो कंबाइंड एक ही टैक्स लगेगा, 18%। और जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए का अमाउंट है। इसके बाद सी में इसने बोला है कि गुड्स सोल्ड किया है लोकली, यानी बिहार में ही गुड्स बेचा है। कितने का बेचा है, 4 लाख रुपए का। तो इस 4 लाख रुपए पर जो टैक्स लगेगा वो आधा आधा लगेगा, यानी 9% CGST, 9% CGST, हाँ, और 9% SGST, ऐसे टैक्स लगेगा। डी में उसने बोला है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड किया है, कितना, 30,000 रुपये। अगर आप भी कभी इंश्योरेंस का पे करते हो तो कभी नोट करना, जितना प्रीमियम होता है ना उस पर टैक्स भी लगता है। तो यहाँ पर इस 30,000 रुपये पर भी टैक्स लगेगा, GST लगेगा। तो इस पर भी 9% टैक्स लग जाएगा आपका। उसके बाद उसने फर्नीचर बॉट किया है, यानी खरीदा है फर्नीचर 50,000 रुपये का। यहाँ अब ये नहीं पता है हमें कि ये सेम स्टेट से ख़रीदा है या फिर किसी और स्टेट से ख़रीदा है। तो यहाँ हम अपना जो कॉमन सेंस होता है उसे यूज़ करेंगे कि अगर फर्नीचर कोई भी खरीदेगा तो वो फर्नीचर खरीदने के लिए किसी और स्टेट में थोड़ी ना जाएगा, वो तो जिस शहर में है, जिस राज्य के जिस शहर में, उसी शहर में आसपास की दुकान से खरीद लेगा। तो इस जो ई ट्रांजैक्शन है ना, ई नंबर का, उसको अपन ये मानेंगे कि भाई ये सेम स्टेट में ही हुआ है, यानी इस पर जो टैक्स लगेगा वो 9% 2 बार लगेगा। ठीक है। अब इसकी कैसे जनरल एंट्री करनी है वो सीखते हैं। ये मैंने बनाया है जनरल का प्रोफॉर्मा, बुक्स ऑफ सुमन, सुमन की बुक है ये। आप ये मानिए कि जब हम सुमन की बुक खोलेंगे तो वो उसमें एक हम बनाएंगे जर्नल, और जर्नल का परफॉर्मा होता है ये। सबसे पहला कॉलम आता है डेट का। इस वाले एग्जांपल में हमारे पास डेट नहीं है, अदरवाइज डेट होती तो हम यहाँ पर डेट मेंशन करते। उसके बाद पर्टिकुलर, यहाँ पर अपनी जर्नल एंट्री होती है। ये LF नंबर यानी लेजर फोलियो नंबर। अब ये क्या होता है ये अपन बात के लिए ही छोड़ते हैं, अभी समझने का कोई इसमें बात नहीं है। यहाँ वाले कॉलम में डेबिट अमाउंट, यहाँ वाले कॉलम में क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले अपन करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री। फर्स्ट ट्रांजैक्शन अपन को दिया है ए वाला, तो मैं यहाँ पर ए ही लिख देता हूँ। ठीक है। बॉट गुड्स फ्रॉम झारखंड ऑफ ₹3,50,000।
ये एक ट्रांजैक्शन हुआ है, अभी आप जनरल एंट्री करने के शुरुआती दौर में ही हो तो हमें बिल्कुल ज़ीरो से पकड़ कर चलना पड़ेगा। अब देखिए हमको 2 अकाउंट निकालने पड़ेंगे इस जनरल एंट्री में से। तो यहाँ पर एक बात तो ये है कि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि भाई गुड्स हमने जो परचेज किया है वो कैश में किया है। तो हमारे सामने यहाँ पर संशय क्रिएट हो जाएगा, डाउट क्रिएट हो जाएगा कि सर ये वाला जो गुड्स हमने बॉट किया है, ये जो ख़रीदा है, ये कैश में था या फिर उधार में था। अब इसका डिसीज़न कैसे लें? देखिए, अगर आपको ये लाइन दी जाती और इसके आगे कुछ ऐसा लिखने में आ जाता कि फ्रॉम मिस्टर एक्स या फिर फ्रॉम किसी पार्टी का नाम आ जाता तो आप ये मान लेते कि भाई ये उधार में परचेस किया गया है। और अगर इसके आगे लिखा जाता कि फॉर कैश यानी कैश में, तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, हमने कैश में परचेस किया है। अब इस कंडीशन में क्या करें जब ना तो हमें कैश दिया है ना ही हमें किसी पार्टी का नाम दिया है कि हमने किससे परचेस किया है। तो इस कंडीशन में आप मान लो कि ये हमने कैश में ही परचेस किया है। तो पहला जो अकाउंट हमारा अफेक्ट हुआ वो हुआ कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा हुआ परचेज अकाउंट। देखिए यहाँ पर मैं आपको लगे हाथ एक बात बता दूं, क्योंकि हमने जो इससे पहले एक वीडियो करी थी जिसमें हमने जनरल एंट्री करना सीखा था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए इस वाले में भी आएगा वो चीज़, फर्नीचर हमने लिखा था ना। हाँ देखिए, जैसे ई पॉइंट है, यह मैं एक डाउट आपके मन में आएगा, जो समझ रहे हैं गहराई से उनके मन में तो ज़रूर आएगा, उसे मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो जनरल एंट्री में अपन गुड्स वर्ड नहीं लेकर परचेज वर्ड लेते हैं, ठीक है। और गुड्स के अलावा कोई और चीज़ अगर अपन परचेज करते हैं, चाहे वो फर्नीचर हुआ, चाहे वो मशीनरी हुई, चाहे वो बिल्डिंग हुई, या फिर कोई और एसेट्स हुई, अगर वो परचेज करते हैं ना तो फिर उस परचेज की जगह पर उस एसेट का नाम आता है। जैसे यहाँ ई वाले में फर्नीचर है ना, तो वहाँ आएगा फर्नीचर। मान लीजिए किसी ने मशीन परचेज करी होगी तो वहाँ आ जाएगा मशीन। किसी ने बिल्डिंग खरीदी होगी तो वहाँ पे आएगा नाम बिल्डिंग। लेकिन जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो वहाँ पर गुड्स नहीं आता है, वहाँ पर परचेज वर्ड ही आता है। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो अभी नहीं समझना, केवल इतना समझ लीजिए कि जब गुड्स परचेज या सेल किया जाएगा तो जनरल एंट्री में परचेज और सेल ये शब्द काम में आएंगे, जबकि इसके अलावा फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग ऐसी कोई भी चीज़ होगी वो खरीदेंगे या बेचेंगे तो उस जगह पर उनका ही नाम आएगा। फर्नीचर बेचेंगे तो वहाँ पर जनरल एंट्री में फर्नीचर का नाम आएगा, मशीन खरीदेंगे तो मशीन का नाम आएगा। लेकिन गुड्स के केस में चाहे बेचें या खरीदें वहाँ पर गुड्स का नाम नहीं आएगा, वहाँ पर परचेज या सेल ये वर्ड यूज़ में आएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मुझे आपको समझाना ज़रूरी था। तो यहाँ पर 2 अकाउंट जो निकल कर आएंगे वो कौन से निकल कर आएंगे? एक तो कैश अकाउंट, दूसरा परचेज अकाउंट। परचेज क्या किया हमने? गुड्स। अब यहाँ पर क्या किया है हमने? 3,50,000 रुपये का गुड्स परचेज किया है। हमें ऊपर ही दे दिया था कि आपके टैक्स भी लगेगा, ठीक है, आपके टैक्स भी लगेगा, यानी 3,50,000 रुपये तो ये लगेंगे हमारे, हम परचेज कर रहे हैं यानी हम पैसा देंगे, तो 3,50,000 तो ये देंगे, साथ में हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। अब टैक्स लगाओगे आप तो उससे पहले आप सोचोगे कि भाई मुझे 9% अलग अलग लगाना पड़ेगा या इकट्ठा 18% लगाना पड़ेगा। उसके लिए आप देखोगे कि सुमन तो बिहार की है, इसने जो ये खरीदा है ये कहाँ से खरीदा है? तो इसने झारखंड से खरीदा है, यानी दूसरी स्टेट, दूसरे राज्य से खरीदा है, तो फिर हम कंबाइंड टैक्स लगाएंगे 18%, ठीक है। तो अगर मैं 3,50,000 का 18% निकालूं, ये आएगा आपका 63,000, यानी जो टोटल पेमेंट हम करेंगे वो करेंगे हम 4,13,000 रुपये की, ठीक है। समझे इस बात को? यानी हमने परचेज तो किया है 3,50,000 का, लेकिन उस पर टैक्स भी लगेगा 18%, क्योंकि उसने ऊपर ही कह दिया कि भाई आपको जीएसटी की रेट दे दी। उसका पर्पस क्या है कि यानी वो आपको कह रहा है कि जितने भी ये ट्रांजैक्शन हुए सब पर टैक्स लगेगा ही लगेगा, बस आपको पहचानना है कि 9% लगेगा या फिर कंबाइंड 18% लगेगा। तो इसमें हमने पहचान लिया कि भैया झारखंड से हमने ख़रीदा है, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, तो इंटर स्टेट सप्लाई हुई तो कंबाइंड टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये टैक्स आपका लगेगा 63,000 रुपीज़। अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं। परचेज़ किया है हमने गुड्स,
तो गुड्स यानी कि एसेट तो वो बढ़ेगी, तो अपन क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो मैंने लिखा परचेज अकाउंट डेबिटेड। अब साथ में मेरे जो ये टैक्स है ना, ये खर्चा है मेरे लिए, तो इस ट्रांजैक्शन पर मेरा खर्चा हो रहा है। अब आपने को नियम याद आ रहा होगा पुराना वाला जो पिछली से पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर खर्चे बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो हम उनको भी डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टैक्स का नाम, डेबिट अभी लिखेंगे हम टैक्स का नाम, और टू हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, तो टू लिख दूंगा मैं कैश। परचेज कितने अमाउंट की करी है, 3,50,000 रुपये की। टैक्स कितना लगा है, 63,000, 63,000 रुपये। और टोटल कितना कैश चला गया, इन दोनों का टोटल 4,13,000 रुपये। एक नरेशन लिख देंगे अपन कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम झारखंड। बस जनरल एंट्री कंप्लीट। अब यहाँ क्या आएगा, देखिए यहाँ मैंने खाली इसलिए छोड़ा कि मैं आप अपना दिमाग थोड़ा सा चलाएं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि पहली बात तो अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होगा तो वहाँ पर आपका जो टैक्स लगेगा वो लगेगा IGST। अब IGST के भी आगे या तो आउटपुट वर्ड लगना चाहिए या फिर इनपुट वर्ड लगना चाहिए, इन दोनों में से एक चीज़ आनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेल पर लगने वाला टैक्स होता है आउटपुट टैक्स और परचेज पर लगने वाला टैक्स होता है इनपुट टैक्स। तो हमने यहाँ करी है परचेज, यानी कि हमारे लिए टैक्स जो हुआ वो इनपुट टैक्स हुआ, यानी कि ये वाली चीज़ को मैं लिखूँगा यहाँ पर कि इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। हमने परचेज़ किया तो परचेज़ अकाउंट डेबिट हुआ, फिर टैक्स हमारे लिए खर्चा था वो बढ़ा तो हमने उसको भी डेबिट में लिखा। टू कैश, कैश हमारी एसेट थी वो कम हुई, हमारे पास से पैसा गया वो कम हुई तो टू कैश लिखा, क्योंकि एसेट का रूल क्या था कि इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज यानी कम होगी तो क्रेडिट। अभी कैश कम हो गया हमारे पास से कैश गया इसलिए इसको क्रेडिट किया। 3.5 लाख का तो गुड्स परचेज कर लिया इसलिए वो अमाउंट इसके सामने आया। 63,000 हमने टैक्स पे किया इसलिए टैक्स के सामने वो आया। और टोटल कितने रुपए पे किए हमने, दोनों का टोटल 4,13,000, वो यहाँ पर आ गया। ये एक जनरल एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो जनरल एंट्री आपको दी है वो दी है कि गुड्स जो है हमने सोल्ड किया है यानी बेचा है। अब कहाँ बेचा है, हमने बेचा है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ये भी हो गई आपकी इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सेल, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इसमें भी उसने नाम नहीं दिया है कि किसको बेचा है और ना उसने लिखा है कैश में बेचा है। अगर लिखता वो कि सोल्ड गुड्स इन यूपी फॉर ₹2 लाख कैश तो हम सीधे मान लेते कि भाई ये नगद में माल बेचा है, कैश में बेचा है। अगर वो लिख देता सोल्ड गुड्स इन यूपी फॉर ₹2 लाख टू मिस्टर एक्स, यानी किसी का नाम दे देता तो हम ये समझ लेते कि ये उधार में बेचा है। अब जब दोनों ही नहीं दे, ना कैश दे ना किसी का नाम दे, तो हम फिर कैश ही मान लेंगे, यानी ये नगद कैश में हमने माल बेचा है। अब इसको समझें, बी वाले ट्रांजैक्शन को अगर पढ़ेंगे तो दो अकाउंट कौन से निकल के आ रहे हैं, पहला गुड्स, तो गुड्स यहाँ पर भी था लेकिन यहाँ खरीद रहे थे इसलिए मैं परचेज निकाल के लाया था। यहाँ भी गुड्स है लेकिन यहाँ बेच रहे हैं इसलिए परचेज की जगह मैं निकाल के लाऊंगा सेल्स वर्ड। तो पहला अकाउंट तो सेल्स अकाउंट ओपन हो गया। दूसरा, यहाँ पर मैं मान लूँगा कि भाई कैश में पेमेंट हो रहा है, वो हमको कैश में पैसा देगा, तो मेरा दूसरा अकाउंट निकल कर आ गया कैश अकाउंट। अब होगा क्या, देखिए मैंने माल बेचा तो सामने वाला मुझे पैसे देगा, तो मेरे पास कितने पैसे आएंगे, 2 लाख रुपए का तो माल ही मैंने बेचा है और इस पर वो सामने वाला मुझे टैक्स भी देगा। जब परचेज करी थी तो मैं टैक्स दे रहा था, अब मैंने सेल करी यानी उसने परचेज करी है तो वो मुझे टैक्स पे करेगा, तो मेरे पास टैक्स आएगा। तो टैक्स कितना आएगा, यहाँ पर भी वही 18% कंबाइंड हो जाएगा। क्यों कंबाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है। अगर बिहार के अंदर ही अंदर होती तो ये 9% दो जगह डिवाइड हो जाता। तो अब इसका 18% हो गया 36,000, यानी जो हमें टोटल अमाउंट रिसीव्ड होगा वो 2,36,000 रिसीव्ड हो जाएगा।
इतना अमाउंट हमें मिलेगा, क्योंकि माल बेचते हैं तो पैसा तो मिलता ही है अपन को। अब इसकी जनरल एंट्री, डेट हमारे पास है नहीं तो बी पॉइंट डाल देते हैं। अब इसमें देखें डेबिट क्या होगा, भाई कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश हमारी एसेट है, बढ़ेगी तो डेबिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मुझे अभी अभी ध्यान आया है, जैसे ये कैश लिखा है ना, इसकी जगह आप बैंक वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। कारण क्या है कि जो इतने बड़े बड़े अमाउंट है, जैसे 4,13,000 है और इसका भी 2,36,000 है, ये इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन जो है ना वो हम करते हैं बैंक के थ्रू। ठीक है, इसीलिए आप इस जगह पर बैंक वर्ड भी लिख सकते हो सकता है बुक में बैंक ही दिया हुआ हो, मेरा ध्यान नहीं गया, तो कैश की जगह पर आप बैंक लिख दो। बात एक ही है, बैंक भी हमारे लिए वही है, जैसा कैश काम करता है वैसा ही बैंक काम करता है। ठीक है, तो कैश या फिर बैंक। वैसे तो 2,36,000 बहुत बड़ा अमाउंट है तो नॉर्मली बैंक में ही आएगा, तो यहाँ बैंक लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, कैश आया। अब दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे हम, और कुछ तो हमारी डेबिट में होगा नहीं। टू दूसरी चीज़ क्या हुई है, हमने सेल करी है, तो यानी हमारा गुड्स कम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। गुड्स यानी कि एक तरीके से हमारी एसेट, हमारे पास की संपत्ति वो कम हो गई तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या नाम लिखा, सेल्स अकाउंट, यहाँ लिखा था परचेज। अब यहाँ लिखेंगे टू टैक्स का नाम, क्योंकि ये एक तरीके से टैक्स का अमाउंट हमको मिल रहा है, तो अभी के लिए आप ये समझो कि एक तरीके से हमारी कमाई हो रही है, इनकम हो रही है, तो इनकम अगर होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो हमने क्रेडिट में लिख दिया। अब पहले अमाउंट लिखता हूँ मैं, सेल का अमाउंट जो है वो है 2,00,000 रुपये, तो क्रेडिट में सेल के आगे आ जाएगा 2,00,000। टैक्स कितना मिलेगा मुझे, 36,000, तो इस तरीके से टोटल मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, 2,36,000। नरेशन क्या बन जाएगी, गुड्स सोल्ड इन यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बन गई मेरी नरेशन। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सबसे पहली बात तो आएगा IGST। अब वही वाला कन्फ्यूजन कि इसके आगे आउटपुट लगाएं या इनपुट लगाएं, तो हमने क्या किया है, बेचा या खरीदा है, बेचा है, और सेल पर लगने वाला टैक्स कौन सा होगा, आउटपुट, यानी ये हो जाएगा आपका आउटपुट IGST। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आउटपुट IGST। बस ये आपकी एक और जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो क्या कह रहा है, वो सी पॉइंट कह रहा है कि गुड्स हमने बेचा है लोकली फॉर ₹4,00,000। ठीक है, 4,00,000 रुपए के लिए हमने गुड्स बेचा है लोकली, लोकली यानी बिहार के अंदर ही, तो बिहार के अंदर ही माल बेचा है, तो फिर ये एक ही स्टेट के अंदर हुआ, तो यानी टैक्स दो हिस्सों में बराबर बराबर लगेगा। यानी कि अगर इस सिनेरियो को समझें तो हमने माल बेचा है 4,00,000 रुपए का, ये तो सेल करी है, सेल करेंगे तो अमाउंट मिलेगा, इसके साथ में हमें टैक्स का अमाउंट भी मिलेगा, लेकिन टैक्स का अमाउंट कैसे मिलेगा, 9% अलग मिलेगा, 9% अलग मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही स्टेट के अंदर है, तो ये हो जाएगा 36,000 रुपये, ये भी हो जाएगा 36,000 रुपये, यानी हमको टोटल जो अमाउंट रिसीव्ड होगा वो होगा 4,72,000 रुपये। तो यहाँ पर सबसे पहले कैश अकाउंट, अब कैश के साथ ही मैं बैंक लिख देता हूँ ब्रैकेट में, क्योंकि इतने बड़े बड़े अमाउंट हैं तो वो बैंक में ही आते हैं बेसिकली। तो चलिए मैं कैश को हटा के बैंक ही लिख देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे पास पैसा आएगा, बैंक में ही आएगा, इतने बड़े अमाउंट होते हैं ना तो बैंक में ही आते हैं। यहाँ मैंने पहले कैश लिख दिया था, इसलिए फिर मैंने उनको नहीं मिटाया, मैंने ब्रैकेट में बैंक लिख दिया कि आप समझ जाओ कि इस कैश की जगह ये बैंक भी आ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ और क्या डेबिट होगी, ये जो है टैक्स के अमाउंट, ये भी मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये से टैक्स है लेकिन हमको मिल रहे हैं, यानी कि इनकम होगी, तो ये इनकम होगी तो क्रेडिट में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ हम बेच रहे हैं गुड्स, गुड्स एक तरीके से एसेट, बेचेंगे तो क्रेडिट में आएगी, और वैसे भी अब याद कर लो, सेल होगी तो वो क्रेडिट में आएगी, परचेज होगी तो डेबिट में आएगी। ठीक है ना, कैसे भी याद कर लो, बस याद करने का तरीका आना चाहिए। सेल्स अकाउंट और टू, अब यहाँ पर 2 बार टू लगाना पड़ेगा मुझे, क्यों,
क्योंकि ये एक ही स्टेट के अंदर है और टैक्स 2 बार लगेगा। तो पहला तो मेरे पर लगेगा CGST और लगेगा SGST। बस अब डाउट ये है कि इसके आगे क्या आएगा, आउटपुट आएगा या इनपुट आएगा। तो हमने करी है सेल, और सेल पर लगने वाला टैक्स है आउटपुट। तो यानी कि ये हो गया आउटपुट और ये भी हो गया आउटपुट। नरेशन आएगी आपकी गुड्स सोल्ड लोकली। बस नरेशन में बता चुका हूँ कि अपन अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है ना। ये अपनी 3 जनरल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब जब हम डी पॉइंट पे आगे बढ़ रहे हैं तो डी पॉइंट हमको क्या कह रहा है कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 30,000 रुपये। ये तो ऑब्वियसली कैश में ही करेंगे हम पेमेंट, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात है नहीं। अब इस पर जो टैक्स लगेगा वो भी आपको 2 हिस्सों वाला ही लगाना है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम जब आप पे करोगे तो उस पर CGST और SGST ही लगेगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना हमारे लिए खर्चा है, खर्चा होता है अगर, तो वो डेबिट में जाएगा। यानी अब मेरे पास जगह का थोड़ा कमी है तो मैं यहाँ पर छोटे रूप में ही जनरल एंट्री कर दूंगा। तो मेरी पहला डेबिट में जो अकाउंट आएगा वो आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा। इसके बाद और क्या होगा, मैं इस इंश्योरेंस प्रीमियम के 30,000 रुपये के साथ साथ टैक्स का भी अमाउंट पे करूँगा। यानी मेरा खर्चा हुआ, टैक्स पे कर रहा हूँ तो खर्चा हुआ, खर्चे होंगे तो वो भी डेबिट में जाएंगे। तो यानी CGST और SGST अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर संशय वो कि भाई यहाँ पर अब आगे आउटपुट आएगा या इनपुट आएगा। तो देखिए, जब हम परचेस करते हैं तो क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं, तो उस समय पर भी परचेस पर लगने वाले को हम इनपुट कहते हैं। इसी तरीके से इंश्योरेंस जो है ना, वो हम इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, वो यानी एक तरीके से इंश्योरेंस खरीदते हैं, उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक तरीके से हम खरीद रहे हैं इंश्योरेंस को, ठीक है। ये मैं केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक तरीके से हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं और उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा कि उस पर जो टैक्स लगेगा उसे आप इनपुट टैक्स ही बोलोगे। तो ये आ जाएगा आपका इनपुट CGST और इनपुट SGST। टू क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। ये आ जाएगा 30,000 रुपये। अब ये कितना परसेंट है, 9%, 30,000 का 9% 2700, ये भी 2700, और इन सब का टोटल कितना, टोटल अमाउंट हमारे पास से गया है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 35,400, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नरेशन लिख देंगे हमारी कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब लास्ट पॉइंट एक और हमारे पास बचा हुआ है कि हमने फर्नीचर परचेज़ किया है 50,000 रुपये का। हमें नहीं पता है कि भाई साहब इसको हमने उधार में परचेज़ किया है या कैश में, कुछ नहीं लिखा है, तो हम इसको फ़िलहाल मान के चलते हैं कि हमने कैश में ही पे किया है, परचेज़ किया है, जो कैश में ही परचेज़ किया है। तो फर्नीचर ख़रीदा है, गुड्स को छोड़कर कोई और चीज़ खरीदते हैं तो उसका नाम आता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। इसके साथ में क्या होगा, अगर मैं कुछ चीज़ खरीद रहा हूँ तो मैं पेमेंट करूँगा, तो इस पर जो टैक्स लगेगा उसका भी मैं पेमेंट करूँगा। फर्नीचर जब हम खरीदेंगे तो वो कहीं बाहर के स्टेट से जाके तो खरीदेंगे नहीं, हम लोकल ही खरीदेंगे, इसलिए यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि परचेज़ कर रहे हैं, परचेज़ पर लगने वाला टैक्स इनपुट, और साथ में इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और टू हमारे पास से चला जाएगा कैश या फिर बैंक, कुछ भी लिख दो आप, एक ही बात है, ठीक है। फर्नीचर कितने का खरीदा है हमने, 50,000 रुपये का। टैक्स कितना लगेगा, 9% तो लगेगा CGST यानी 4500, 9% ही लगेगा SGST, और टोटल कितना खर्चा हो जाएगा हमारा, ये हो गया 59,000 रुपीज़, 59,000 रुपीज़ ये हमारे पास से चले जाएंगे। नरेशन आप लिख दोगे कि फर्नीचर परचेस्ड, और ये हमारी जनरल एंट्री यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। पूरी तरीके से नहीं,
लेकिन ये जो एंट्री है ना 5, इनकी ख़त्म हो जाएगी जनरल एंट्री। अब देखिए मैंने जनरल एंट्री तो कर ली है, हम लोगों ने क्या किया, जनरल एंट्री तो हमने कर ली, कौन सी वाली, जो ट्रांजैक्शन हमें दिए हुए थे। लेकिन जब मैं कल आपको जीएसटी का फ्रेमवर्क बता रहा था तो मैंने कहा था कि भाई हम सेल करते हैं तो सामने वाला हमें टैक्स अमाउंट देता है, और फिर हम क्या करते हैं, महीने के एंड में या जो भी टाइम पीरियड है उसके एंड में हम सरकार को टैक्स पे कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि आप सरकार को कैसे टैक्स पे किया जाएगा उसकी भी जनरल एंट्री करके बताओ। लेकिन ये बात हमको समझनी है कि जब उसने टैक्स ऊपर दे दिया है तो वो हमसे ये भी जानना चाह रहा है कि इस टैक्स को जब आप एंड में गवर्नमेंट को पे करोगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, और वो उसकी जनरल एंट्री भी आप कैसे करोगे, ये हमको आप दिखाओ। वो भले नहीं कह रहा है फिर भी हमें ये वाली चीज़ करनी है। तो उससे पहले आपको क्या है ना, एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो कि कल वाली लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने नहीं समझाया था, क्योंकि वो मैं यहाँ तक आने का उसके लिए वेट कर रहा था, ठीक है ना। अब वो लॉजिक या फिर कंसेप्ट क्या है, देखिए जब हम सेल करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है वो होता है आउटपुट टैक्स। जैसे यहाँ हमने सेल करी थी, उस पर जो टैक्स लगा था आउटपुट, ये हमको मिल गया था। अब हमें कितना अमाउंट था इसका, 36,000 रुपये, ठीक है ना। अब ये 36,000 क्या करूँगा मैं, महीने के एंड में पे कर दूंगा मैं किसे, गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन इसी के साथ में मैंने कई जगह पर मेरे पास इनपुट टैक्स भी आया है, यानी कि परचेज करते टाइम मैंने कई बार टैक्स पे किया है। जैसे मैंने यहाँ परचेज करी थी तो मैंने यहाँ पर इनपुट टैक्स पे किया था, फिर मैंने यहाँ परचेज करी थी तो मैंने इनपुट टैक्स पे किया था, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया था तब भी मैंने इनपुट टैक्स पे किया था। तो सरकार क्या है, हमको एक रिलीफ देती है। तो सरकार कहती है कि आप जो ऑलरेडी पे कर चुके हो ना उसको इसमें से माइनस कर दो। जैसे मानो 36,000 तो हमें आउटपुट टैक्स मिला, वो अब हम सरकार को जमा कराएंगे। लेकिन जब हमने परचेज करी थी तब भी हम लोग कुछ टैक्स दे चुके थे इनपुट टैक्स के रूप में, वो इनपुट टैक्स इसमें से कर देंगे हम माइनस, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा ना वो वाला हम सरकार को पे कर देंगे। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे ये वाली चीज़ होती है कि आउटपुट में से इनपुट को लेस किया जाता है। देखिए हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया, उसमें 3 कॉलम बनाए। पहला तीनों तरह के टैक्सेस का, पहला मैंने लिख दिया CGST, दूसरे में SGST और तीसरे में IGST लिख दिया। अब मैं देखूंगा कि मुझे एक्चुअल में महीने के एंड में, अब मैं महीने का एंड इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि जनरली जो टैक्स का पेमेंट किया जाता है वो मंथ के एंड में ही किया जाता है, ठीक है ना। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं हो। तो हम जब भी उस टाइम पीरियड के एंड में टैक्स का पे करेंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें एक्चुअल में पे कितना करना है, तो हम पे कौन सा करेंगे, आउटपुट टैक्स, ठीक है ना। तो आउटपुट मैंने देखा कि भाई मेरा आउटपुट कहाँ है, और आउटपुट जहाँ होगा वहाँ आउटपुट कहाँ होगा, जहाँ पर मैंने सेल करी होगी। तो यहाँ एक आउटपुट तो मुझे मिला, यहाँ आउटपुट IGST वाला, तो मैंने IGST वाले के 36,000 तो लिख दिए IGST में। मैं और आगे बढ़ा, यहाँ पर भी मैंने वापस सेल करी है तो मुझे यहाँ भी आउटपुट मिलेगा। ये आउटपुट यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, CGST और SGST वाला, दोनों 36,000 है। मैंने दोनों को उठाया और दोनों के अपने अपने कॉलम में लिख दिया। यानी कि अभी तक मुझे ये समझ आ रहा है कि मुझे आउटपुट टैक्स यानी जो सरकार को पे करना है वो CGST 36,000 रुपये पे करना है, ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। SGST भी 36,000 पे करना है, ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। कौन सी स्टेट के पास, बिहार, क्योंकि हम जिसकी ये बुक्स बना रहे हैं वो बिहार वाली बंदी है। उसके बाद IGST के भी हमें 36,000 रुपये पे करने हैं। IGST कहाँ जाएगा, सेंट्रल के पास, ये दोनों सेंट्रल के पास जाएंगे और ये जाएगा स्टेट के पास, ठीक है। लेकिन हमने कुछ परचेज भी करी हुई थी कुल मिला के, यानी इनपुट टैक्स मेरे पास 3 जगह हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो इनपुट टैक्स से रिलेटेड मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि क्या होता है कि हम इनपुट टैक्स को इसमें से लेस कर देते हैं और फिर जो अमाउंट बचता है ना वो अमाउंट हम बचा हुआ सरकार को पे कर देते हैं, ठीक है। अब बहुत आसान है माइनस करना कि भाई इनपुट उठाया इनमें से माइनस कर दिया, लेकिन माइनस करने के कुछ नियम है वो समझिएगा। अब देखिए मैंने क्या किया है,
मैंने आउटपुट के यहाँ पर अब इनपुट लिख लिया है और तीनों तरीके के टैक्सेस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि मुझे इनपुट टैक्स में देख रहा हूँ CGST भी है, SGST भी है, CGST भी है, SGST वापस है और IGST भी है, इसलिए मैंने तीनों के नाम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर एक रूल लिखा है और पहला रूल क्या कह रहा है कि फर्स्टली एडजस्ट देम विद देमसेल्व्स, यानी सबसे पहले इनको, जो इनपुट की बात कर रहे हैं, इनको एडजस्ट करो खुद ही के साथ। अब ये एडजस्ट का मतलब क्या है? माइनस करना। एडजस्ट का मतलब है माइनस करना, यानी कि जिसका इनपुट है उसी के आउटपुट में से लेस करो। कैसे? जैसे ये 36,000 आउटपुट लिखा हुआ है, ये CGST का आउटपुट है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि CGST का कोई इनपुट है क्या। अगर वो हुआ तो हम उसको सबसे पहले CGST में से माइनस कर देंगे। तो अब देखते हैं CGST का कितना है, 2700 रुपये। तो 2700 रुपये तो ये माइनस हो जाएंगे। और कहीं है क्या CGST का? एक और है 4500, यानी थोड़ा छोटा लिख लेते हैं इसको, 2700 प्लस 4500, यानी अगर इनका टोटल कर दें तो ये होगा 4 और 2 6700, 7200। यानी कि CGST का आउटपुट था 36,000 और CGST का इनपुट है 7200। तो मैंने कहा अभी रूल आपको बताया कि सबसे पहले जिसका इनपुट है उसी के आउटपुट में से माइनस कर दो। तो CGST का था 36,000 आउटपुट, हमने देखा CGST का इनपुट कितना है, तो हमें दो जगह पर मिला, वो दोनों जगह का इनपुट हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद अब चलते हैं आगे SGST की तरफ। SGST का आउटपुट भी था 36,000, तो सबसे पहले उसमें से क्या लेस होगा? SGST का ही इनपुट। तो हम ढूंढें SGST का इनपुट कहाँ है, ये रहा इनपुट। SGST का इनपुट 2700 रुपये एक तो यहाँ है और एक SGST का इनपुट 4500 यहाँ है, यानी कि वापस से वही जैसा इसमें था CGST में वैसा यहाँ आ गया कि अब हम SGST के सामने लिखेंगे 2700 प्लस 4500, यानी कि 7200 रुपये ही यहाँ पर भी लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा ही काम करते हैं अपन IGST के साथ। IGST का आउटपुट है 36,000, IGST का इनपुट ढूंढें तो सबसे पहले ही हमको मिल गया 63,000 रुपीज़। क्या और कहीं IGST का इनपुट है? नहीं, और कहीं भी IGST का इनपुट नहीं है। तो 63,000 को हम यहाँ IGST के सामने यहाँ पर लिख देंगे कि भैया यहाँ 63,000 लेस करेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें 36,000 सरकार को पे करना है और सरकार हमें छूट दे रही है कि आप इसमें से कुछ अमाउंट कम कर लो, माइनस कर दो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 ही लेस कर सकते हैं। यहाँ 63,000 है हमारे पास, ठीक है, हम 63,000 को 63,000 को माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सरकार को देना ही 36,000 है। अब देना जितना है उतना ही माफ़ करेगी सरकार। तो 36,000 है ना, तो हम 63 में से केवल 36 ही माइनस कर सकते हैं। तो मैं जो यहाँ अमाउंट लिखूँगा वो लिखूँगा मैं 36,000 रुपीज़। और अब कितना बचा? 27,000 रुपीज़ अभी भी IGST इनपुट के बचे। तो मैं सरकार को कहूँगा भाई मेरे पास तो अभी भी इनपुट टैक्स बचा है, मैं अभी भी माइनस करवा सकता हूँ उसे। तो फिर सरकार कहेगी दूसरा नियम कि IGST अगर बच रहा है, जैसे कि हमारे पास IGST का इनपुट बच रहा है, तो क्या करो आप उसको सबसे पहले माइनस कर दो फ्रॉम CGST, क्योंकि IGST भी सेंटर वाला है, CGST भी सेंटर वाला है, तो एक ही बात है उनके लिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, पहला नियम हम फॉलो करते हैं कि माइनस कर दो CGST से। रिमेनिंग अगर आपका IGST इनपुट बच रहा है तो उसे पहले माइनस कर दो आप CGST में से। अब CGST में से हम कितना माइनस कर सकते हैं? देखिए 36,000 हमें टोटल पे करना था, 7,200 हम ऑलरेडी करवा चुके हैं माइनस, तो कितना बचेगा? 36,000 माइनस 7,200। अब कितना पे करना है हमें? ये चला जाएगा तो ये बचेगा 28,800। ठीक है, 28,800 बचेगा, यानी कि ये जो 27,000 है ये पूरे के पूरे यहाँ पर सेट ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि हमें 28,800 रुपये देने हैं। तो हम यहाँ पर कितना एडजस्ट करवा सकते हैं? 28,800 रुपये तक माइनस करवा सकते हैं, क्योंकि तभी जाके यहाँ ज़ीरो हो जाएगा।
2800 से ज़्यादा रुपए हम यहाँ पर एडजस्ट नहीं करवा सकते। अब हमारे पास है कितने, 27,000। मैं करवा सकता हूँ 28,800, यहाँ पर है मेरे पास 27,000, तो मैं 27 पूरे के पूरे यहाँ पे लिख दूंगा 27,000। इस चीज़ को वापस समझिए, देखिए शुरुआत से समझिए। हमने सबसे पहले देखा कि हमें कितना आउटपुट टैक्स पे करना था, वो हमने तीनों जगह पर लिख लिया। फिर हमने रूल पढ़ा कि अगर आउटपुट के साथ इनपुट टैक्स भी अवेलेबल होता है हमारे पास, जो कि इन एंट्रीज में है, तो आप क्या करो, सबसे पहले जिसका इनपुट टैक्स है ना उसी के आउटपुट में से लेस कर दो। तो मैंने सबसे पहले CGST के 36,000 आउटपुट था, तो मैंने देखा कहीं इनपुट भी है क्या, तो मुझे इनपुट टोटल मिल गया 7,200 का, तो मैंने उसे इसमें से लेस करवा दिया। तो यहाँ पर अभी भी कितना बच रहा था आउटपुट, 28,800। ठीक है, मैंने माइनस करके लिखा नहीं क्योंकि माइनस लास्ट में एक साथ करेंगे, लेकिन मैं मन में अगर माइनस करूँ कि 36,000 देने थे, 7,200 माइनस हो गए, तो अभी भी 28,800 मुझे देने हैं। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा SGST के क्या हाल है, उसे 36,000 पे करने थे। मैंने देखा भाई इसका भी कोई इनपुट पड़ा हो तो माइनस करवा दें, तो बिल्कुल हमारे पास था, कितना था, 7,200। दो जगह था, दोनों का टोटल 7,200 था, तो मैंने उसको यहाँ माइनस करवा दिए। ठीक है, फिर मैं गया IGST पर। IGST का आउटपुट था 36,000, यानी मुझे 36,000 पे करने थे, लेकिन वही IGST का इनपुट हम लेस करवाएंगे। तो मैंने देखा IGST का इनपुट तो इससे भी ज़्यादा पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मेरे मन में आया भाई चलो माइनस करवा देते हैं। लेकिन फिर साथ में मुझे ये भी याद आ गया कि भाई 36,000 अगर इधर है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 ही माइनस करवा सकता हूँ। तो मैं कर सकता था 63,000, लेकिन मेरे पास इसके कारण मैं 36,000 ही माइनस कर पाया। तो अभी भी मेरे पास IGST का इनपुट कितना बचा था, 27,000 रुपये। तो फिर मैंने सोचा यार ये 27,000 रुपये अभी भी तो बच रहा है, अभी भी मैं माइनस करवा सकता हूँ। दूसरे नियम की तरफ बढ़े कि अगर IGST का इनपुट बचा हुआ है, इसमें से माइनस करवाने के बाद भी बचा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करो आप, उसको माइनस करवा दो CGST में से। पहले CGST में से करवाओ, क्योंकि IGST भी सेंटर वाला है, CGST भी सेंटर वाला है। तो मैंने देखा भाई मैं CGST में से कितना लेस करवा सकता हूँ, मैक्सिमम 28,800, क्योंकि 7,200 तो मैं पहले ही माइनस कर चुका हूँ। अब मैं केवल 28,800 रुपये माइनस कर सकता हूँ, क्योंकि 36,000 में से इसको माइनस करने पर 28,800 ही बचता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना माइनस कर सकता हूँ, और मेरे पास माइनस करने के लिए कितना अमाउंट था, 27,000। तो मैंने कहा चलो ये तो पूरा माइनस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए 27,000। अब आप सपोज करिए कि मेरे पास यहाँ पर 27 से भी अगर ज़्यादा अमाउंट बच रहा होता, कि मेरे पास यहाँ 28,800 लिख दूँ फिर भी अमाउंट बच रहा है, तो फिर मैं CGST में से माइनस करवा देता। यानी सेकंड नियम ये है कि आफ्टर CGST माइनस फ्रॉम SGST, माइनस फ्रॉम SGST। यानी सबसे पहले IGST का इनपुट लेस होगा IGST के ही आउटपुट में से, फिर भी अगर IGST का इनपुट बच रहा है तो वो लेस करेंगे हम CGST के आउटपुट में से, और फिर भी अगर बच रहा हो, जैसे यहाँ तो नहीं बच रहा था लेकिन मान लीजिए बच रहा हो, तो फिर हम उसे SGST में से लेस कर देंगे। ठीक है ना। तो अब फाइनल कंडीशन क्या बची, फाइनल कंडीशन ये बची कि मुझे IGST में तो कुछ भी पे नहीं करना है, नील हो गया, ज़ीरो, कुछ भी पे नहीं करना मुझे सरकार को। यहाँ का क्या सीन बचा, 27,000 और 7,200, यानी कि 34,200। यानी यहाँ पर अभी भी मुझे 1,800 रुपये पे करने, 36,000 पे करने थे, 7,200 एक माइनस करवा दिए, 27,000 एक माइनस करवा दिए, तो मेरे को 1,800 रुपये अभी भी पे करने हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ मुझे अभी 28,800 रुपये पे करने हैं। ठीक है, तो ये तो एक एडजस्टमेंट हो गया आपको, कि भाई आपको समझ आ जाए कि भाई किस तरीके से अमाउंट माइनस प्लस होते हैं। लेकिन मेन खेल ये नहीं है, मेन खेल है इनकी एंट्रीज करना, इनकी जनरल एंट्री करना। अब देखिए जो हमको जनरल एंट्री करनी है इन टैक्सेस की, वो आपको एक पॉइंट अगर आप समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ भाई जनरल एंट्री ऐसे करनी है। ठीक है, हमने अभी क्या काम किया है, हमने अभी आपस में प्लस माइनस किया है, यानी इतना टैक्स था देने के लिए, लेकिन हमने उसको इतना इतना माइनस कर दिया, वो कम होकर इतना रह गया है। हमें टैक्स पे करना था 36,000, लेकिन हमने उसको माइनस कर दिया यानी कम कर दिया, और वो अब रह गया है 28,800। यहाँ हमको 36,000 पे करना था, हमने बिल्कुल ही माइनस कर दिया पूरा का पूरा, और हमें अब कुछ भी पे नहीं करना है।
यानी एक चीज़ जो पहले से थी हमने उसको कम कर दिया है। तो यहाँ आप ये समझिए कि अगर मैं किसी चीज़ को बढ़ाता हूँ, मान लीजिए मेरे बिजनेस में कैश आता है, तो कैश अगर बढ़ता है तो मैं उसे लिखता हूँ डेबिट साइड में, ठीक है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अगर ये ही चीज़ कम होती है तो मैं इसे लिखता हूँ क्रेडिट साइड में, टू कैश अकाउंट, ठीक है। यानी अगर एक चीज़ बढ़ती है और हम उसे डेबिट या क्रेडिट एक साइड में लिखते हैं, तो वही चीज़ अगर कम हो जाएगी तो हम उसे उसकी ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। अब मैं ये वाली बात आपको क्यों कह रहा हूँ, देखिए जैसे CGST आपको आउटपुट था 36,000 रुपये। कहाँ है CGST आउटपुट 36, ये रहा। यहाँ पर क्या हुआ था, जब हमने सेल करी थी तो हमारे पास टैक्स का अमाउंट आया था, तो वो क्रेडिट हुआ था 36,000। अब जब हम इसको यहाँ माइनस कर रहे हैं और ये कम हो रहा है, तो कम करने के लिए हमें इसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। समझे आप मेरी बात? जैसे कैश बढ़ता है तो हम डेबिट में लिखते हैं, लेकिन उसका उल्टा काम अगर होता है, घटता है, डिक्रीज होता है, तो हम क्रेडिट में लिख देते हैं। इसी तरीके से जब हमारे पास आउटपुट CGST आया था तो हमने उसको क्रेडिट में लिखा था 36,000, लेकिन जब हम यहाँ माइनस करवाते हैं तो यानी हम उस 36,000 को कम करवा रहे हैं। तो यानी अब ये वाली चीज़ को आप लिखो डेबिट में। यानी पहली जनरल एंट्री जब हम करेंगे इस वाले CGST के लिए, तो हम सबसे पहले डेबिट में लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। ये क्यों लिखा है हमने? क्योंकि हमारा जो आउटपुट CGST है वो कम हो रहा है, ठीक है। अब कम हो रहा है कितने रुपए से? एक तो हमने कम किया 7,200, एक हमने कम किया 27,000, यानी टोटल कितने रुपए से कम हुआ? ये हुआ 34,200 रुपये से कम, ठीक है। डेबिट वाली एंट्री तो हो गई। अब सवाल ये है कि 2 में क्या आएगा? तो देखिए हमने क्या क्या माइनस करवाया है। हमने CGST का इनपुट माइनस करवाया है। अब आप पहले अगर देखो तो CGST का इनपुट डेबिट हुआ था 2700, तो यहाँ डेबिट हुए थे, और 4,500 यहाँ डेबिट हुए थे। अब हम यहाँ पर माइनस करके इनको ख़त्म कर रहे हैं, यानी इनपुट CGST को ये 2700 और 4500, इनको पूरा का पूरा यहाँ से माइनस करके ख़त्म कर रहे हैं। यानी जब ये हमारे बिजनेस में हुए थे तो ये हो गए थे डेबिट। तो अब अगर हम इनको ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे क्रेडिट। यानी कि टू इनपुट CGST, ये इनपुट यहाँ पर हमने डेबिट किया था 2700, जैसे ये 2700 यहाँ माइनस करे तो ये यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। इसी तरीके से ये इनपुट CGST था 4,500, जैसे यहाँ माइनस करे तो ये क्रेडिट में आ जाएंगे। टू इनपुट CGST। इसके अलावा हमने 27,000 कहाँ से करे थे? IGST वाला जो यहाँ से बचा था। अब देखिए ये इनपुट IGST 63 था, इसमें से हमने कितने माइनस करे? 27,000। यानी ये जब बढ़ा तो हमने डेबिट में लिखा, अब जब हम इसको माइनस करके कम कर रहे हैं तो ये भी क्रेडिट में आ जाएगा, यानी उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा टू इनपुट IGST। अब अमाउंट कैसे लिखोगे आप? CGST वाला कितना कम हुआ था? 7,200, सॉरी एक CGST तो हुआ था ये वाला 2700, एक CGST हुआ था ये वाला 4500, और एक इनपुट IGST हमारा हुआ था 27,000 कम। यहाँ लिख दोगे आप नरेशन आपकी, और इनका अगर आप टोटल लगाओगे तो वो 34,200 के बराबर ही आएगा। और नरेशन में आप लिख दोगे एडजस्टमेंट ऑफ CGST आउटपुट। ये जगह कम होने के कारण थोड़ा सा मुझे ऐसा कंजस्टेड लिखना पड़ रहा है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अभी आप बिल्कुल बेसिक से लेवल पर हैं, इसलिए समझने के लिए आपको ट्रिक चाहिए होंगी। वो ट्रिक यही कहती है कि जब ये टैक्सेस क्रिएट हुए थे तब अगर ये डेबिट हुए थे, तो अगर अब हम इन्हें ख़त्म कर रहे हैं तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, और अगर ये पहले क्रेडिट में आए थे और अब हम इन्हें बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं तो ये डेबिट में जाएंगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ बढ़कर होती है डेबिट, तो अगर वो कम होगी तो वो क्रेडिट में हो रही उसकी एंट्री। अगर कोई चीज़ बढ़ने पर क्रेडिट हुई थी, तो अगर अब हम उसे कम कर रहे हैं तो वो डेबिट होगी, यानी उल्टा इफेक्ट चलता है। तो इसी कारण जब 36,000 रुपये मुझे पहले मेरे पास आए थे तो ये यहाँ पर हुए थे क्रेडिट,
लेकिन अब मैं इसमें से कुछ अमाउंट माइनस करूँगा तो ये कम होगा, इसीलिए मैंने इस पूरे को जितना कम हुआ अमाउंट 34,200 वो मैंने लिखा डेबिट में, क्योंकि इतना अमाउंट कम हो जाएगा। पहले क्रेडिट में लिखा था क्योंकि बढ़ा था, अब मुझे उल्टा इफेक्ट करना है, कम करना है, तो मैं उसको डेबिट में लिखूंगा। अब कम कैसे होगा, सबसे पहले मैंने 2700 माइनस किया था इनपुट CGST, तो जब ये क्रिएट हुआ था तब मैंने इसको डेबिट में लिखा था, इनपुट CGST 2700 रुपये। अब मैं माइनस करवा रहा हूँ ये वाला 2700 रुपये, यानी इसको ख़त्म कर रहा हूँ, तो यहाँ डेबिट था तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से ये 4,500 रुपये ये डेबिट हुए थे, लेकिन अब मुझे इन्हें माइनस करवाना है तो इनका उल्टी साइड ले जाना पड़ेगा, तो टू साइड में आ गया। इसी तरीके से ये इनपुट IGST 63,000 है, इसमें से मैंने यहाँ माइनस करा है 27,000, तो 27,000 मुझे क्रेडिट साइड में लाने पड़ेंगे। तो ये जो है जनरल एंट्री आपकी एडजस्टमेंट की हुई है। इसी तरीके से अब हमें SGST का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब जब हम SGST की बात कर रहे हैं तो शुरुआत में हमको जो SGST आउटपुट था वो पे करना था 36,000 रुपये, ठीक है। लेकिन हमने उसको कम कितना किया है, हमने उसको कम किया है 7,200, यानी SGST जो आउटपुट था वो पहले हुआ था, ये रहा क्रेडिट हुआ था पहले 36,000 रुपये, ठीक है, ये क्रेडिट साइड में था। अब जब हम इसको 7,200 रुपये से कम करेंगे तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे, यानी डेबिट में आ जाएगा मेरा SGST आउटपुट, SGST आउटपुट कितने अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से आएगा ये 7,200 से, क्योंकि टोटल कम कितना हुआ है 7,200, ये वाला 34,200 से कम हुआ था तो इसलिए यहाँ 34,200 आया था, ये वाला केवल 7,200 रुपये कम हुआ है इसलिए ये 7,200 रुपये यहाँ आ गया। अब कैसे कम हुआ है, सबसे पहले हमने 2,700 रुपये माइनस करे ये इनपुट SGST, तो यहाँ डेबिट थे, इनको माइनस कर रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे, यानी टू इनपुट SGST अकाउंट, ये कितना आ जाएंगे 2,700 रुपये। इसी के साथ एक हमने 4,500 भी माइनस किया था, वो ये वाला था इनपुट SGST, तो इसको भी क्रेडिट कर देंगे, टू इनपुट SGST अकाउंट, ये कितना आ जाएगा 4,500। तो इस तरीके से ये टोटल जो आ गया, ये इन दोनों का टोटल 7,200 आ गया। इसको आउटपुट SGST लिखना है, आउटपुट SGST। नरेशन हम लिख देंगे, क्या नरेशन लिखेंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ SGST आउटपुट, ये इसका नरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब बच रहा है IGST। अब IGST बच रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ये वाली एंट्री को रफ कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इसमें कहीं IGST का रोल है नहीं, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसमें भी कहीं रोल नहीं है, दोनों को रफ कर देता हूँ समझने के लिए। हमने पहले CGST एडजस्ट किया था, इसलिए पहले ये एंट्री करी थी हमने, ये ABCDE ये F नंबर की एंट्री हो जाएगी। अगर आप 1 2 नंबर डालो तो उस हिसाब से F, ये G नंबर की एंट्री हो जाएगी। और अब अपन करेंगे H नंबर की एंट्री, यानी IGST के एडजस्टमेंट की। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है आउटपुट IGST, जब यहाँ आया था आउटपुट IGST तो हमने उसे क्रेडिट में लिखा था। अब हम उसे पूरे के पूरे 36,000 को माइनस कर देंगे, तो यानी ये कम हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा बिल्कुल। तो अब इसको उल्टी साइड लिख दो, डेबिट में लिख दो। तो मैंने लिखा आउटपुट IGST अकाउंट और डेबिट टू, एक ही चीज़ लेस हुई है इसमें से, IGST का इनपुट, वो पहले डेबिट में लिखा था मैंने, लेकिन अब वो 36,000 रुपये कम हो गए तो इसको उल्टी साइड लिख देंगे, यानी टू इनपुट IGST अकाउंट। कितना कम हुआ है 36,000, तो यहाँ भी 36,000, यहाँ भी 36,000। नरेशन आ जाएगी हमारी एडजस्टमेंट ऑफ IGST आउटपुट, ठीक है। नरेशन तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, है ना। अब लगभग हमारी सारी एंट्री होगी, केवल एक एंट्री बच रही है कि ये जो अमाउंट है 1,800
28,800 ये हमें सरकार को पे करना है। शुरुआत में कितना करना था? 36,000, इधर 36,000, इधर 36,000, इधर तो पूरे 36 लेस हो गए तो कुछ पे नहीं करना। इधर 7,200 ही लेस हो पाए यानी पे करना है 28,800, और इधर 7,200 और 27,000 यानी टोटल 34,200 माइनस कर दिया था, यानी 1,800 पे करने हैं हमें। अब 1,800 पे करने की एंट्री क्या होगी? टैक्स एक ऑनलाइन पोर्टल पर हमारा अकाउंट बना होता है, आप ये मानिए, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो हमारा जो ये टैक्स है हम उस लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। अभी आपको ज़्यादा लॉजिक में नहीं जाना है कि क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर, केवल ये ध्यान रखिए कि जब हम टैक्स का पे कर रहे हैं तो हम उस लेजर में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी ये जो दो अमाउंट हैं इनको पे करने की। ये तो हमको पे करना नहीं है तो पूरा माइनस हो चुका है, ठीक है ना। तो देखिए हमने जब यहाँ पर पे किया था 34,200 माइनस करवाया था हमने, तो उसको डेबिट किया था, बाद में 1,800 और बच रहे हैं, यहाँ 7,200 डेबिट करवा दिया था उधर, अभी भी 28,800 बच रहे हैं। तो जो अब हमें पे करना है ना टैक्स, उसको डेबिट में लिख दो आप। जैसे ये 1,800 है CGST वाला आउटपुट, तो आप लिख दो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। दूसरा आपको क्या पे करना है? SGST, तो लिख दो आउटपुट SGST, सॉरी आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। और 2 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे नरेशन, नरेशन में हम लिख देंगे फाइनल पेमेंट। हमने फाइनल पेमेंट कर दी है। कैसे कर दी है? हमने उनके जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जो वहाँ पर जो हमारा अकाउंट है कैश लेजर बन रखी है, वहाँ पर हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, यानी फाइनल पेमेंट हुआ है। कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ये ऑनलाइन काम होता है। तो ये हमारी पूरी एंट्रीज हो गई। अब ये उसने दिए तो 5 ट्रांजैक्शन थे, यानी एंट्रीज होनी चाहिए थी 5, लेकिन उनके बाद छुपी हुई एंट्रियाँ थी 3 एंट्रियाँ। तो हमारी इनके एडजस्टमेंट की ही हुई हैं। पहले ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। उसके बाद चौथी एंट्री हुई है, जो ये बचा हुआ है ना, ये हमारे को पे करना है। इसको पे करने की एंट्री हुई है। ये वाला जो अमाउंट है ये है पेबल, ये हमें पे करना है। अब इसको इसमें से माइनस कराने के लिए कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो ये तो हमको पे करना ही करना है। ठीक है, तो ये थी जनरल एंट्री किसकी? टैक्सेस की। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं क्योंकि आप बिल्कुल नई तरीके से इसको पढ़ रहे हो, तो इसको 1-2 बार आप इसको वॉच करो। ठीक है, आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस यहाँ आपको दिक्कत होगी तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि भाई इतना अमाउंट कम करना है, तो जब हमारे पास ये वास्तव में आया था तब इसे क्रेडिट किया था, अब अगर इसे कम करेंगे तो ये उल्टी साइड डेबिट में चला जाएगा। इसी तरीके से कोई चीज़ पहले डेबिट हुई हो, उसे अगर हमें ख़त्म करना है या कम करना है, तो जितने अमाउंट से कम करना है उतने अमाउंट से उसको दूसरी साइड में लिख दो, क्रेडिट में लिख दो। बस ये लॉजिक आपको अभी लगा कर चलना है और फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। आई होप आपने ये वाली वीडियो एंजॉय करी थी। थोड़ी सी इसमें ट्रिकी चीज़ें हैं, हो सकता है आपको पहली बार में दिक्कत आए, तो इसको आप 1-2 बार देखिएगा, अपनी बुक को लेकर बैठिएगा, उसमें से 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करिएगा, आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।